केस नंबर 727 महाराष्ट्र स्टेट वर्सेस जगताप, शिव प्रसाद, बख्तावर, मैक, भग्गू, कालिया, धर्मा और उनके पूरे गिरोह के खिलाफ इस अदालत में दायर किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, इस अदालत में हाजिर इन तमाम मुल्जिमों पर सरकार ने स्मगलिंग करने, कोकेन, गर्द और चरस के कारोबार, फेरा और प्रोटेक्शन रैकेट चलाने के लिए मुकदमे दायर किए हैं। वैसे मुल्जिम शिव प्रसाद पर भी ये सारे मुकदमे दायर किए गए हैं, लेकिन वो सरकारी गवाह बनकर इन तमाम मुल्जिमों के सभी जुर्मों के सबूत पेश करना चाहता है और सरकार उन सारे सबूतों और शिव प्रसाद की गवाही की मदद से इनके खिलाफ सारे जुर्म साबित करेगी और उसके बाद इन तमाम मुल्जिमों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेगी। अब मैं मुल्जिम शिव प्रसाद को सरकारी गवाह की हैसियत से पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मुल्जिम शिव प्रसाद, क्या तुम अपना बयान पुलिस या किसी और के दबाव में आकर देना चाहते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जज साहब। क्या सरकारी वकील ने यह बयान देने के लिए तुमसे किसी लालच, मेहरबानी या माफी का वादा किया है? नहीं, हम ये बयान किसी रियायत, किसी मेहरबानी या माफी के लालच में नहीं दे रहे। हम ये बयान अपने भाई आप सब जान ही गए होंगे कि हमने खुली अदालत में बयान देने की जिद क्यों की थी। हमने अपने भाई को वचन दिया था कि हम हर उस अपराधी को पकड़वा देंगे जो हम जैसे नौजवानों को गुनाह के रास्ते पर ले जाते हैं। और जज साहब, हमने सबको पकड़वा ही दिया। बस ई जगताप बच गया। हम जानते थे जज साहब कि ई जख्मी साहब मौका मिलता ही हम पर हमला जरूर करेगा, इसलिए हमने सीना खोलकर इस देशद्रोही को अपने कत्ल का न्योता दिया। लेकिन वो गोली तुम्हें लग सकती थी, तुम्हारी जान जा सकती थी। अगर जगताप न पकड़ा जाता तो मैं ही नहीं,
सारी आने वाली पीढ़ी ही मारी जाती। जुर्म में कमर बेल की तरह होता है, एक टुकड़ा भी बच जाए तो ये बेल फिर बढ़ने लगती है। इसलिए जगताप का पकड़ा जाना बहुत जरूरी था जज साहब। ठीक है, तुम अपना बयान शुरू कर सकते हो। हमारा बयान सिर्फ हम अकेले का नहीं है। हमारा बयान हिंदुस्तान के हर उस नौजवान का है जो गरीब, बेरोजगार और मजबूर है, जो अपने जिंदगी के हसीन सपनों को या तो कड़वी सच्चाई के पैरों तले रूंधता हुआ देखता है या उन सपनों को साकार करने के लिए बहक जाता है और गलत रास्ते अपना लेता है। जज साहब, हमारा बयान उन्हीं गलत रास्तों पर बहके कदमों का सफरनामा है जो शुरू होता पीपल गांव से। पीपल गांव में हमारे पिताजी स्कूल मास्टर थे। हर नौजवान की तरह हम भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव और गांव के आसपास के शहरों में एक मामूली नौकरी पाने की नाकाम कोशिश में लगे थे। एक दिन ऐसी ही नौकरी की तलाश में गांव के पोस्ट ऑफिस पहुंचे। जय हिंद मास्टर जी। अरे शिवा, तुम? मास्टर जी, सुना है आपके इस पोस्ट ऑफिस में एक नौकरी खाली है। जगह तो है बेटा, लेकिन वो नौकरी तुम्हारे लायक नहीं। अरे नहीं मास्टर जी, अब हर जगह हमरे लायक है। 6 महीने से काम के वास्ते भटकते भटकते हमारी जूदी घिस गई है मास्टर जी। जब हम देखते हैं कि पिताजी पेट काट काट कर एक एक पैसा बचाते हमरे वास्ते, तो हमरे हलक से निवाला तक नहीं उतरता मास्टर जी। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ शिवा। बैठो ना, बैठो बेटे। बेटा, इस गांव में रखा क्या है? न मिले न फैक्ट्रियां, सिवाय खेत के मजदूरों के और किसी को काम पाते हुए देखा है? पर यह गांव छोड़कर हम जाएं कहां? अरे बेटा, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कहीं भी जाओ, वहीं काम है, वहीं पैसा है। देखो बेटा, अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो ये गांव छोड़ दो। अब ये गांव सिर्फ बूढ़ों के रहने के लायक रह गया है। हम ये गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं माँ। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। 12 बजे की गाड़ी है, बाबूजी से कह देना। अरे शिवा, ऐसा हुआ क्या है गांव में? जानता है तेरा भाई भी खबरदार, जो उस नालायक का नाम लिया इस घर में, वो मर चुका हमारे लिए। और बेटा, तुझे क्या हुआ? तुझे शहर जाने की क्या सूझी? बेकार रहकर हम इस गांव में क्या करेंगे? पर हम शहर जाएंगे, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढेंगे, फिर आप दोनों को वहीं बुलवा लेंगे और मजे से रहेंगे वहां। बाबूजी, आपको भी अभी रिटायर हो जाना चाहिए। ये उम्र क्या काम करने की है? हमें अच्छा नहीं लगा था माँ कि बाबूजी दिन रात काम करें और हम घर में बैठकर हराम की रोटी तोड़ें। बेटा, मैंने कोई शिकायत की? अपनी माँ से पूछ, उसने कोई शिकायत की? आपके शिकायत ना करने से क्या होता है बाबूजी? बेटे, हमारा दम घुटत है इस गांव में बाबूजी। हम जानते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा बड़ा आदमी बने? हमारे सवाल का जवाब है आपके पास तो दीजिए। हम ये गांव छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, जा, लेकिन उसका रास्ता न भूलना, और जाने से पहले मदन का पता लेकर जाना। भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। माँ, मैं जाऊं? संभल कर जाना बेटे, भवानी की तरह खो मत जाना शहर में। तेरा भाई भी लड़कर शहर चला गया था, पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा मेरा भवानी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अर्जेंट मीटिंग मैंने किस लिए बुलाई है। मेरे पास आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और आप सबके लिए बड़े फायदे की। पठान शेर खान का भेजा हुआ 10 करोड़ का सोना हमारे पास माड आइलैंड से 25 मील अंदर समंदर में पहुंच रहा है। इसे हम अपनी कश्ती में लाएंगे और ये कार्रवाई ऑपरेशन ड्रैगन के नाम से जानी जाएगी। और सबको ये जानकर बड़ी खुशी होगी
कि इस ऑपरेशन से हमें कम से कम 5 करोड़ का फायदा होगा। वहां पुलिस का सख्त पहरा है और साथ ही जगताप के आदमियों का भी खतरा है। वो लोग हमारा माल लूटने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारे आदमी की जान चली जाए। इसलिए गिरोह के असूलों के मुताबिक इस बार भी जिन 2 आदमियों के नाम चुनने हैं वो इन पर्चियों के जरिए चुने जाएंगे। इसलिए कि अगर इस ऑपरेशन में किसी की जान गई तो उसे और उसके हमदर्दों को इस बात का एहसास रहे कि उसकी मौत तकदीर ने चुनी है, हमने नहीं। और दूसरा, इस गिरोह का जो असूल है वो तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। किसी ने गद्दारी की कोशिश की तो उसकी सजा भी मौत है। गुड लक। मैक, बाबू दूसरी पर्ची तुम उठाओ। परवेज आलम। अब्दुल। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑपरेशन ड्रैगन। जगताप को जिस मौके की तलाश सालों से थी, आखिर वो आज आ ही गया। भवानी को तुम दोनों की चिट्ठियां निकालते वक्त ये मालूम नहीं था कि उनके पीछे उसी की तबाही लिखी हुई है। गलत फहमी में मत रहना जगताप सेठ। भवानी 10 करोड़ का घाटा सहने की ताकत रखता है, मगर इस घाटे के सौदे से धक्का खाकर अगर वो जरा भी लड़खड़ा गया तो मैं तब तक उस पर हमले पे हमला करता रहूंगा जब तक वो पूरी तरह धराशायी ना हो जाए। पर जगताप सेठ, भवानी को हमारे बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, वरना वो तो हमें पाताल से भी निकालकर मार डालेगा। डरो मत, मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है कि किसी को तुम पर रत्ती भर भी शक नहीं होगा। जैसे ही तुम सोने का स्टीमर लेकर बंबई के नजदीक पहुंचोगे तो मैं समुद्र के अंदर मेरा एक खास आदमी मिलेगा। उसका नाम है दलिया।